ओके बस बातें बंद। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी अर्ली मॉर्निंग हो गई है ऑडिट के साथ आपकी। किसके साथ होती है? टेस्ट के साथ। फिर तो टैक्स ओके ठीक है, मुझे लगा टेस्ट, पर टेस्ट से तो बेटर ही है। अरे यार ठीक है, चलो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे। आज नया स्टैंडर्ड चालू करेंगे 505। ओके सो SA 505 एज यू ऑल नो, अपन 500 की सीरीज एक्चुअली एक तरह से चल रही है अभी। सबसे पहले अपन ने किया था ऑडिट एविडेंस, जिसका ऐसे था ऐसे 500, सबसे इजी यार ऐसे 500। सो ऐसे 500 अपन ने किया ऑडिट एविडेंस, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी ऑडिट एविडेंस के बारे में। मेथड्स टू ऑब्टेन, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके आज हम एक नया स्टैंडर्ड चालू करेंगे, छोटा सा प्यारा सा स्टैंडर्ड है ऐसे 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हालांकि मैंने तुम्हें बहुत बार ये वर्ड यूज भी किया है और तुम्हें समझाया भी हुआ है कि ये होता क्या है, ठीक है, लेकिन देन ऑल्सो इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड दे रखा है। देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जब भी आपको एक्सटर्नल पार्टी से क्या लेना है बेटा, किसी भी बात का कंफर्मेशन लेना है एज एन ऑडिट एविडेंस, आप इसको यूज करते हो, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके बारे में खूब सारी डिटेल इस ऐसे के अंदर दी हुई है। इस ऐसे में से डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन गिरता ही है, ठीक है। बहुत इजी स्टैंडर्ड है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा है और क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505। चलो बेटा, मीनिंग एंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहले ये होता क्या है, क्या होता है ये? इट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना। ऑडिट एविडेंस का एक टाइप है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर भी आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन द पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम इज नोन एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो दो बातें ध्यान देने के लायक है इसके अंदर। उसमें क्या है? पहली बात तो ये कि ये एक ऑडिट एविडेंस है। कैसा ऑडिट एविडेंस है? जो कि डायरेक्टली किसको पहुंचाया जाता है? कौन पहुंचाता है? थर्ड पार्टी। सो मेन बात इसके अंदर क्या है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को रिस्पॉन्ड किया जाता है बाय द थर्ड पार्टी। जिससे भी आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हो वो डायरेक्टली आपको क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, आइदर इन द पेपर फॉर्म और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। दो तरह के एक्सटर्नल कंफर्मेशन की यहां पर बात करी गई है। देखो बेटा, एक है पॉजिटिव और दूसरा है। अब मैम ये क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो कंफर्मेशन है, हमने जो पूछा उसका जवाब आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव जवाब क्या होता है? सोचो क्या हो सकता है? अच्छा, अपन ने जो पूछा है उसके लिए अगर थर्ड पार्टी अग्री है तो वो पॉजिटिव रिप्लाई हो गया, पॉजिटिव कंफर्मेशन हो गई, और अग्री नहीं है तो नहीं, एकदम गलत। ओके ऐसा नहीं है। ओके देखो, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब है, मैं एग्जांपल लेती हूं। ओके तो मैंने एज एन ऑडिटर बैंक से या डेटर से पूछा कि भाई क्या सच में बैलेंस 3 लाख ही है? हमारे पास आपका बैलेंस यहाँ पर अकाउंट में 3 लाख रुपीस दिख रहा है, क्या सच में आपके पास भी ये बैलेंस 3 लाख रुपए दिख रहा है एबीसी लिमिटेड का? ओके अब सामने वाले का बैलेंस अगर 3 लाख रुपए है तो वो रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई साहब हमारे पास भी इनका बैलेंस 3 लाख रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझो उसके पास 2 लाख दिख रहा है और यहाँ पे इन लोगों ने एबीसी लिमिटेड ने 3 लाख दिखा रखा है जिसकी ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, ओके तो सामने वाला रिप्लाई करेगा कि भाई साहब 3 लाख नहीं है हमारे पास, तो 2 लाख का ही बैलेंस है, आप देखो रिकंसाइल करो, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी या व्हाटएवर। मतलब उसने क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया कि 2 लाख का बैलेंस है, 3 का नहीं है, लेकिन रिप्लाई तो दिया ना। जब 3 लाख मैच कर रहा था 3 लाख से तब भी रिप्लाई दिया सामने वाले ने, और जब 3 लाख मैच नहीं कर रहा था तो भी रिप्लाई दिया सामने वाले ने। ये होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये अपन ही फॉर्म करते हैं, ऑडिटर ही बोलता है कि भाई आइदर यू अग्री और यू डिसअग्री, प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो वो अग्री करेगा तो भी रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं करेगा तो भी रिस्पॉन्ड करेगा। इस टाइप की रिक्वेस्ट को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो दूसरी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव में ऑडिटर क्या बोलेगा? भाई साहब एबीसी लिमिटेड का बैलेंस आपका हमारे पास 3 लाख रुपए दिख रहा है, अगर आप डिसअग्री करते हो तो जरूर रिस्पॉन्ड करना। इसका मतलब अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड
नहीं करेगा तो मैं डीम मान लूंगी कि भाई क्या करता है, अग्री करता है, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जब कोई मिसमैच होगा, जब सामने वाला डिसअग्री करेगा, तो ही वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ये किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है? देखो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या कुछ भी ऐसा। नेगेटिव का मतलब है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड ही तभी करेगा जब वो डिसअग्री करता है। इसका मतलब नेगेटिव केस में ही रिस्पॉन्स आएगा, और पॉजिटिव कंफर्मेशन में चाहे अग्री करे चाहे डिसअग्री करे, सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आ गई? ओके, पढ़ेंगे। Positive request. A request that a confirming party respond directly to the auditor, indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. Either he agrees or disagree. Negative का मतलब है एक ऐसी request that the confirming party respond directly to the auditor only. यहाँ पे highlight word क्या है? Only if the confirming party disagrees with the information provided in the रिक्वेस्ट। अगर जो कंफर्मिंग पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, वो डिसअग्री करती है, सिर्फ उस केस में ही वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। क्या एकदम क्लियर है? हम ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। बहुत ही अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छा है, इस बार ना इन्होंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे, ये ऐड होना ही चाहिए था डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया। ये इन्होंने क्या बोला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन। अब बच्चों को ये दो तो पता है कि ये क्या होती है, ये तीसरा और चौथा समझ में नहीं आता, जबकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जब तक हमने पढ़ी नहीं होती हमें फटाफट से उसका आंसर नहीं आता। तो देखते हैं नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है। A failure of the confirming party to respond, fully respond, or to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered. इसका मतलब सामने वाला शायद रिस्पॉन्ड करना तो चाह रहा था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, दैट इज द नॉन रिस्पॉन्स। ओके, पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर देखो, चाहे वो अग्री कर रहा है चाहे वो डिसअग्री कर रहा है, उसे रिस्पॉन्ड तो करना था ना, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया, दैट इज द क्या, उसे क्या बोलेंगे इस टर्म को, नॉन रिस्पॉन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस क्या हो गया, अग्री हो गया, नहीं, ये नॉन रिस्पॉन्स का केस है कि सामने वाला या तो डिलीवर नहीं हुआ उसका रिस्पॉन्ड, या फिर वो किसी कारण से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। एक्सेप्शन क्या होता है? A response that indicate a difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's records and information provided by the confirming party. The exception needs to be assessed to the entire population after analyzing the reason for difference. देखो exception का actually मतलब पता है क्या होता है? exception का मतलब है मैं क्या पूछ रही हूँ तुम क्या बता रहे हो यार, that is exception। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब आपने जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी है, जो इंफॉर्मेशन मांगी है थर्ड पार्टी से, और उसने जो कंफर्म करी है या उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्म पार्टी, वो क्या है, हाँ अलग अलग है। भाई मैं पूछ रही हूँ तुम शाम को आओगे क्या, वो बोल रहे कि यार देखता हूं, ये क्या है, नहीं ये एक्सेप्शन नहीं है। हाँ ये तो जो मैंने पूछा वही उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा तुम शाम को आओगे क्या, वो बोल रहे यार आज तो खाने में ना पालक पनीर बना था। अरे भाई मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मुझे डेफिनेटली क्या होगा, यार ये बात या तो घुमा रहा है, या ये किसी से मिला हुआ है, या सच में कोई गड़बड़ है। तो उसको मुझे बल्कि ज्यादा असेस करना पड़ेगा, ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो। सीधा जवाब तुमने दिया नहीं, ये कौन सा केस है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, एक्सेप्शन, बात समझ में आ गई। तो चार तरह की बेसिकली बातें यहां पर होती है। मेन टाइप देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइप तो दो ही होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, लेकिन केसेस चार हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़े चलो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है, देखो ये एक बहुत ही ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव का मतलब है इसके बाद मुझे कुछ और परफॉर्म करने की उस पर्टिकुलर चीज पर इतनी जरूरत नहीं होती, पुख्ता सबूत अपन बोलते हैं इसको। इसीलिए जो इसका प्रोसीजर है ना परफॉर्म करने का, ये भी क्या है, बहुत ही मतलब एक तरह से आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बोला अरे बताओ ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है कि आप किस तरह से उससे पूछेंगे, वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। पढ़ो कैसा होता है। When using the external confirmation procedure, the auditor shall maintain the control over external confirmation request. आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको, उस पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, उसकी डिजाइन पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। देखो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजनी है या नेगेटिव, खुद ऑडिटर डिसाइड करेगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट पर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है।
अब समझो मुझे उसको पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजनी है और ना कंपनी आपकी जो एंटिटी जिसके आप ऑडिट कर रहे हो वो आपको फोर्स कर रही है कि नहीं नहीं सर आप नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजो, मतलब बनाकर भेजो ना, अगर डिसएग्री करेगी तो रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं तो नहीं। इसका मतलब भाई या तो वो रिप्लाई रोक लेंगे बीच में और मेरे तक आने ही नहीं देंगे, मुझे लगेगा कि सब कुछ क्या है सही है, या फिर उनकी कुछ मिली भगत हो सकती है। सो आपकी रिक्वेस्ट पे कंट्रोल होना बहुत ही नेसेसरी है। मैं इंडिपेंडेंटली उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो इंडिपेंडेंटली मुझे आंसर करेंगे, पर उसका एक प्रोसीजर है, वो क्या है? कैसे कंट्रोल रख सकते हैं अपन? डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। सबसे पहले तो आपको पूछना क्या है ये पता होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट में आप हो सकता है 4 बातें भी पूछो, हो सकता है एक ही बात पूछो। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। हाँ देखो, समझो तुमको डेटा से क्या करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है। इस एंटिटी की लिस्ट के अंदर 100 डेटर है। कितने डेटर है? 100 के 100 से तो मैं नहीं लूंगी डेफिनेटली, ठीक है। उनमें से कौन सी पार्टी से तुम्हें एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, उसका सिलेक्शन भी मायने रखता है। एक मतलब एक ऐसी पार्टी जो कि इनके बहुत क्लोज है, जो मुझे पता है कि इनके फेवर में ही जवाब देगी, ऐसी पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने का कोई भी सेंस नहीं है। या फिर बड़े बड़े डेटर तो पड़े हैं और तुम एक छोटे से डेटर से क्या ले रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्योंकि उससे रिस्पॉन्स आना थोड़ा ईजी है, वो भी कोई फायदेमंद नहीं होगा। या फिर एक डेटर है जो खाली 10 दिन पुराना है और एक डेटर है जो 80 दिन पुराना है, तो यार इतने नए नए डेटर से तो फिर भी तुम ना लो, पर इतना पुराना डेटर जो इतने टाइम से डेटर ही बना हुआ है, अभी तक पैसा मतलब चुकाया ही नहीं गया है, तुम उससे नहीं लेके नए वाले से ले रहे हो, ये भी कहाँ की समझदारी की बात हुई, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकदम 4 दिन पुराना डेटर है लेकिन बहुत बड़ा डेटर है अमाउंट में, ओके, या फिर किसी भी चीज में, ओके, तो भाई उससे आपको क्या लेना पड़े, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़े। सो सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट पार्टी इज वेरी नेसेसरी, कि आप ले किससे रहे हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बैंक के केस में कौन से बैंक से ले रहे हो, डेटर के केस में कौन से डेटर से ले रहे हो, या किससे भी आप ले रहे हो, ओके। तीसरा, designing request including determining the requests are properly addressed and contain information for responses to be sent directly to the auditor, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि आप रिक्वेस्ट डिजाइन कैसे करते हो। आप उसको बोल रहे हो प्लीज रिस्पॉन्ड, अब वो रिस्पॉन्ड कर देगा, उसका कनेक्शन आपसे थोड़ी है, उसका कनेक्शन किससे है, एंटिटी से, फर्म से, कंपनी से, वो उसको करेगा ना रिस्पॉन्ड। अगर आप उसको क्लियरली नहीं लिखोगे कि प्लीज रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर डायरेक्टली, मेरा ईमेल एड्रेस ये है या फिर मेरा पोस्टल एड्रेस ये है, ओके, आपको उसे बताना पड़ेगा। आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए। सेंडिंग रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप, फॉलोअप तो लेना ही पड़ता है लोगों से कि भाई भेज दो आंसर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट पता तो चले कि सामने वाले का जवाब क्यों नहीं आ रहा है इतने टाइम तक, तो फॉलोअप भी आप ले सकते हो। सो दीज आर सम वेरी वेरी इजी फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी आप एक अच्छी रिक्वेस्ट को डिजाइन करते हो, बातें नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने ये सारी बातें जो मैंने इतना देर तुमको बताई है, इसको यहाँ क्या कर रखा है, बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत इजी स्टैंडर्ड है, ठीक है, पढ़ते के साथ समझ में आएगा ये। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म टू कंफर्म द और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर elements, okay। उसके बाद they may also be used to confirm terms of agreement, contract or transaction between an entity or the other parties, or to confirm the absence of certain conditions such as a side। ये एग्जैक्टली लाइन तुमने नहीं पढ़ी क्या अभी जस्ट लास्ट स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिट एविडेंस में पढ़िए ना, कि अपन लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करते हैं या तो अकाउंट बैलेंस कंफर्म करने के लिए, पर जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई टर्म, कोई बात, कोई चीज, कोई अग्रीमेंट भी आपको कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज। Selecting the party, responses to confirmation requests provide more relevant and reliable audit evidence. When confirmation requests are sent to the confirming party, the auditor believe is knowledgeable about the information to be confirmed। सामने वाले को पता तो होना चाहिए ना जो तुम्हें चाहिए, अगले को नॉलेज ही नहीं है उस बात का जिस चीज को तुम कंफर्मेशन मांग रहे हो, तो तुम कंफर्मेशन भेजते रहो, फिर रिक्वेस्ट करते रहो, उसका जवाब तो नहीं आना, और जवाब आएगा तो भी तुम्हारे काम का नहीं होगा। सो एप्रोप्रिएट पार्टी को सेलेक्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Designing the request, design of the request may directly affect the confirmation response rate and the reliability and the nature of the audit evidence obtained from the responses। Factors to be considered while designing external confirmation, देखो यहाँ बहुत सारे इन्होंने डिजाइन के फैक्टर्स बताए हैं कि जब भी आप कोई भी तरह की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते हो, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे कि असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, कौन से असर्शन के बारे में कंफर्मेशन ले रहे हो,
specific identified ROMM including fraud risk, layout and presentation of the confirmation request. अगर आप अच्छा लेआउट अच्छी प्रेजेंटेशन यूज नहीं करोगे, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तुम्हें रिस्पॉन्ड करने के अंदर. प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑर्डर सिमिलर एंगेजमेंट. देखो कभी कभी ना कुछ एंटिटी से ऐसा पाला पड़ता है हमारा, जहां पर हमें पता है कि यार इस एंटिटी के जो डेटर्स है, इस एंटिटी के जो बैंक्स है वो पक्का रिस्पॉन्ड करते ही हैं, है ना, तो मैं उस तरह से डिजाइन करती हूँ रिक्वेस्ट को. पर कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जहां हमारा प्रायर एक्सपीरियंस कहता है कि यार इनके डेटा रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे या अलग तरह से उसको डिजाइन करोगे. सो ये भी एक फैक्टर एक तरह से बीच में आ जाता है जब भी आप उसको डिजाइन करते हो. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मोड. मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एंकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर. कंफर्मिंग पार्टी में ओनली बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट ऑथराइजेशन. देखो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एक एंटिटी तो ऐसी है जो कि अपने डेटर को एंकरेज कर रही है कि भाई हमारा ऑडिटर साहब है, ठीक है, इन्होंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया है, कोई कंफर्मेशन, आप प्लीज इन रिस्पॉन्ड करें एज सून एज पॉसिबल. मेरा ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये खुद ही बोल रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो मतलब पक्का सब क्या निकलेगा, ठीक ही निकलेगा. ओके, तो मेरी डिजाइनिंग अगली बार से ना थोड़ा सा वैसे हो जाएगी. और एक वो बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं पता सर रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, हमारा इतना ही कॉन्टेक्ट है बस उनसे. अरे भाई तुम्हारे डेटर है, तुम्हारे क्रेडिटर है, तुम्हारा बैंक है, तुम्हारा कितना ही कॉन्टेक्ट कैसे, मतलब वो डिस्करेज कर रहे हैं या डिस्करेज भी नहीं कर रहे, तो खास कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं या खास किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. तो ये भी एक फैक्टर आप जज कर सकते हो कि भाई किस तरह से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं. एबिलिटी, क्योंकि एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है ना, समझो जो, अब देखो उनका ऑडिटर से लिंक नहीं, उनको क्या करना है ऑडिटर का, ठीक है, उनको काम धंधा किसके साथ करना है, एंटिटी के साथ. तो कभी कभी सच में ऐसा होता है कि जब मैनेजमेंट ऑथोराइज करती है ना थर्ड पार्टी को, वो तभी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम धंधा तो उनके साथ चल रहा है ना. सो थोड़ा सा ये एंकरेजमेंट वाला पॉइंट अच्छा हो जाता है. ओके, एबिलिटी टू इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन. हाँ ठीक है. यूज ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. देखो पढ़ो, ये कौन पढ़ेगा. Positive request asks the confirming party to reply to the auditor in all cases, either by indicating confirming party's agreement with given information or by providing information. इसमें कोई दिक्कत है? आपको हर तरह से रिस्पॉन्ड करना है, चाहे अग्री करते हो चाहे डिसअग्री करते हो. आगे बोलो. हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हमें रिलायबल एविडेंस मिल सके. Auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or other information on confirming request and ask the confirming party to fill in the amount or furnish other information. देखो ये इन्होंने बहुत अच्छा डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया है. क्या बोल रहे पता है इसके अंदर तुमको, क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में. देखो ये क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. यहाँ ये बता रहे हैं कि ना कभी कभी क्या होता है ना, थर्ड पार्टी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता रिस्पॉन्ड करने के अंदर, लेकिन ठीक है उनका कनेक्शन अच्छा है जो एंटिटी है उससे, तो वो रिस्पॉन्ड तो करेंगे, लेकिन उनके पास ना टाइम नहीं है. तो जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो क्या बोल देते हैं, यस एवरीथिंग इज ओके, यस द थिंग्स आर मैच्ड, हाँ हमारा बैलेंस इतना ही है, इतना ही जवाब देते हैं वो ना इंटरेस्टेड ही नहीं होते उस चीज को वेरीफाई सच में करने में, और तुम इस बात का रिस्क लेना नहीं चाहते. तो इन्होंने क्या चालाकी बताई है कि एक ऑडिटर को ऐसे केस में क्या करना चाहिए, उसको ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा बैलेंस 3 लाख है क्या, है ना, हमारे पास 3 लाख दिख रहा है. उसे बोलना चाहिए कि आपके पास बैलेंस हमारा कितना दिख रहा है वो यहाँ पे फिल करो. तो अगला लेजर भी खोलेगा, अगला चेक भी करेगा, सच में लिखेगा भी सही. तो मुझे पता है कि उसने आंख बंद करके यस और नो तो नहीं लिखा, उसने वेरीफाई करके फिर वहां पर जो भी अमाउंट है वो फिल किया है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस वे टू गिव द रिक्वेस्ट, टू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट कि भाई आप कैसे कंफर्मेशन मांगो, इस तरह से कंफर्मेशन मांगो कि आप अमाउंट के लिए, अग्रीमेंट्स के लिए जो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसको ब्लैंक छोड़ दो, उनको फिल करने दो, आप उनसे खाली यस और नो मत मांगो. सो इन्होंने एक तरीका दिया है रिक्वेस्ट को डिजाइन करने का. आगे पढ़ो. Confirmation request may result in lower response rate because additional efforts is required
अब यार ये तो देखो क्या ही कर सकते हैं ना, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा काम करोगे तो हो सकता है कि आपको जवाब ना भी मिले, क्योंकि उनको काम तो करना पड़ेगा ना, अब उन्हें बुक्स भी खोलनी पड़ेगी, भरना भी पड़ेगा, फॉर्म स्कैन करके तुमको भेजना भी पड़ेगा। सो उनके लिए तो एफर्ट वाला काम हो गया एक तरह से, तो हो सकता है रिस्पॉन्ड, लेकिन अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें नॉन रिस्की रिस्पॉन्स चाहिए या फिर बस चाहिए, कुछ भी हो जाओ चाहिए। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिजाइनिंग करते हो। वो सारी बातें ना आपकी प्रायर एक्सपीरियंस पर, आपके जजमेंट पर, और ऊपर जो फैक्टर्स दिए हुए ना, अब बहुत ही रिस्की मैटर है। मैं रिस्क ले ही नहीं सकती कि यार बिना कंफर्म करे सामने वाला बंदा मुझे रिप्लाई करे, ठीक है, बिना वेरीफाई करे मुझे रिप्लाई मिले। तो अब चाहे नॉन रिस्पॉन्स का केस हो या कुछ भी हो, मैं वो ब्लैंक छोड़कर ही भेजूंगी। और थोड़ा कम रिस्की एरिया होगा तो ठीक है यार, कंफर्मेशन चाहिए, अपन अमाउंट लिखकर खाली भेज दो ताकि वो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करे, मेरे पास तो मेरा एविडेंस आ जाए, ठीक है, ये बात है। सेंडिंग द रिक्वेस्ट पढ़ो। फॉलो अप क्या होता है बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फॉलो अप क्या होता है, बट ठीक है इन्होंने दिया हुआ तो पढ़ लो, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। यही होता है फॉलो अप। मैं फिर से रिक्वेस्ट करी कि भाई 2 दिन पहले तेरे को रिक्वेस्ट किया था, जवाब दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सो फिर से रिक्वेस्ट करो अगले से, फॉलो अप भी रिक्वेस्ट ही है। चलो आगे मैं पढ़ती हूँ। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आपका ना यहाँ पे कंफर्मेशन क्या होता है, कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है, फलाना होता है, ये सब खत्म हो गया। अब ये केसेस ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। पहला केस क्या ले रहे हैं, मैनेजमेंट ना तुम्हें मना कर रही है कि आप हमारे इस डेटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो मेरा दिमाग थमकेगा कि ऐसा ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे, ऐसी क्या बात है। अच्छा तुम क्या करोगे, चलो बताओ, बोलो क्या करोगे। अरे मैं मैनेजमेंट हूँ, तुम ऑडिटर हो, तुमने कहा है कि भाई आपके ये जो मिस्टर XYZ है, इनको हमसे जो बैलेंस आपके पास दिख रहा है हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब मैंने बोल दिया नहीं, आप इनको नहीं भेज सकते, किसी भी तरह से नहीं भेज सकते, बहुत बिजी हैं और ये हमारे बहुत ही ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट डेटर है, सो आप इस तरह से इनको रिक्वेस्ट भेज कर कोई भी चीज कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी रीजन उन्होंने दिया। अब बोलो क्या करोगे, बाकी को भेज दोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो मुझसे ही पूछोगे ना कि आप हमें ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजने दे रहे। अगर मेरा जवाब या तो तुम्हें रीजनेबल लगेगा कि सर वो प्रेजेंट ही नहीं है अभी यहाँ पर 4 दिन और आपको 4 दिन में ही आंसर चाहिए, तो वो क्या करेंगे आपको, मतलब आप उनको रिक्वेस्ट भेजकर कर भी क्या लोगे, ठीक है। या तो मुझे जवाब लगा जस्टिफाइड लगा, रीजनेबल लगा, या मुझे जवाब आपका कैसा लग रहा है, अनरीजनेबल लग रहा है। अगर रीजनेबल लग रहा है तो भाई ठीक है, ओके फाइन। अगर अनरीजनेबल लग रहा है तो फिर मैं ये बात डेफिनेटली TCWG को बताऊंगी कि भाई आपकी जो मैनेजमेंट है ना, ये मुझे इससे कंफर्म करने से मना कर रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ है, या फिर मैं कोई और प्रोसीजर परफॉर्म लास्ट में करूंगी। यही मेरे पास प्रोसेस बचता है। पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ। If management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall inquire as to the management reason for the refusal, seek audit evidence to their reasonableness। ठीक है, सबसे पहले जाके मैं दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर लूंगी या फिर दूसरे डेटर को भेज दो यार इसको मना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले मैं उनसे क्या मांगूंगी, रीजन मांगूंगी, और उनकी रीजनेबलनेस को क्या करूंगी, वेरीफाई करूंगी, या रीजनेबल रीजन दिया है या फिर नहीं दिया। दूसरा, इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑन द एनटीई ऑफ अदर प्रोसीजर। अब दूसरा काम आप ये करोगे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मना कर रहे हैं इसका मैंने पहले जो रिस्क आइडेंटिफाई किया था ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। मैंने पहले आइडेंटिफाई किया कि यार ये एरिया इतना रिस्की नहीं है, पर अब जब मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लगाया, इन्होंने मुझे क्या कर दिया, प्रोसीजर लगाने से मना कर दिया, तो क्या वो रिस्क जो तुमने पहले वेरीफाई किया था क्या उसमें बदलाव नहीं आएगा, आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो अब कितना बदलाव आ रहा है, कितना ज्यादा रिस्की अब हो रहा है, वो तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, लास्ट में हमारे पास एक यही ऑप्शन है, दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म कर लो जो मुझे रिलायबल ऑडिट एविडेंस दे सके। अब पढ़ो यश आगे। If auditor concludes that unreasonable or the auditor is an excellent worker, ultimately audit procedure, he shall communicate to TCWG according to the same. मैंने क्या बोला था कि जब उनका आंसर अनरीजनेबल लगता है तो सबसे पहले आप उन्हीं के
बॉस को बताओगे, मतलब उन्हीं के टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे कि यार आपकी मैनेजमेंट नाटक कर रही है, तो आप पहले कम्युनिकेट कर लो इनसे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें पता है, देखो टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनके हाथ में एक्चुअल पावर्स है। लेकिन एक्चुअल पावर्स क्या है? उनका पैसा है, ठीक है, दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। लेकिन काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। डे टू डे अफेयर्स में कौन है? मैनेजमेंट है। टीसीडब्ल्यूजी डे टू डे में नहीं है। ओके, तो आधी बातों का तो उनको पता ही नहीं होता। इसीलिए जब भी मुझे एंटिटी में कभी भी किसी चीज पे डाउट होता है ना, मैं पहला कम्युनिकेशन किसके साथ करती हूँ? टीसीडब्ल्यूजी। उन्हें पता तो चले, हो सकता है कि वो ना मिले हो, उनको खुद को ही ना पता हो कि कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, तो पहला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताने का। आगे परफेक्ट। आप देखोगे कि कहीं इतना गंभीर मैटर तो नहीं हो गया है, उन्होंने मना कर दिया कि आपको मॉडिफाई करना पड़े अपना ओपिनियन। याद है ना ओपिनियन क्या बताया था? अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में कितना था? एक ही था बस, मॉडिफाइड ही था बस। हाँ, दो थे। कौन से थे? बोलो बोलो, वो चार्ट याद करो। ओपिनियन दो तरह के होते हैं, अनमॉडिफाइड, क्लियर रिपोर्ट। मॉडिफाइड मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मॉडिफाइड में दो था, पहला क्या था? क्वालिफाइड, और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? एडवर्स, यस। और एक तीसरा ही होता है कुछ तो, क्या था वो? डिस्क्लेमर। ओ सॉरी, किधर गया? चलो, अब ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखे हैं थोड़े से इन्होंने यहाँ पे। रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल। जब आप बोलते हो कि मैनेजमेंट ने जो मना किया है वो रीजनेबल है या नहीं है, इसको कैसे देखोगे? बहुत डीप दे दिया, ये इतना देने की नीड नहीं थी वैसे। पढ़ो। Refusal by management to allow the auditors to send a confirmation request is a limitation on the audit evidence. The auditor may wish to obtain. The auditor is therefore required to inquire as to the reason for the limitation. ये बोल रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट आपको प्रोसीजर लगाने से मना करता है तो ये तो एक तरह का क्या हो गया? इसका मतलब आपकी ऑडिट पे क्या लगाई जा रही है? क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपको करने नहीं दे रहे, तो डायरेक्टली मेरी काम पर क्या लगाया जा रहा है? एक तरह से लिमिटेशन लगाया जा रहा है, और लिमिटेशंस नहीं लगा सकती मैनेजमेंट हमारे काम पर, तो इसीलिए उनकी रीजनेबलनेस को वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ो। Negotiation with the intended confirming party, the resolution of which may be affected by an अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देखो क्या बोलते हैं कि जनरली पता है मैनेजमेंट क्या रीजन एडवांस करती है? एडवांस करने का मतलब है क्या रीजन देती है। जब वो बोलती है ना कि यार इस पार्टी से आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, वो क्या रीजन देती है? हमारे इससे लड़ाई दंगे चल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मेरा कोई इससे लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, और आप ऐसे डिस्प्यूट के टाइम पर अगर आप इसको कोई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजोगे तो कहीं ये मेरे खिलाफ कोई गलत जवाब ना दे दे, या फिर हमारा जो डिस्प्यूट है वो और खराब ना हो जाए, इसलिए अभी ये पार्टी सेफ नहीं है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए। मोस्टली यही जवाब दिया जाता है ऑडिटर्स को जब भी कोई मैनेजमेंट मना करती है कि इसको आप रिक्वेस्ट मत भेजो। आगे auditor is required to seek audit evidence as to the validity and reasonableness of the reason because of that management may be attempting to deny the auditor access to audit evidence that may be fraud or error. सेम बात बोल रहे कि इसीलिए आपको इस बात की रीजनेबलनेस को वेरीफाई करना जरूरी है। फिर वहां पे बोला था कि आपको ना रोमम को असेस करना भी जरूरी है कि इन्होंने मना कर दिया तो अब मेरा रोमम कैसे चेंज हो रहा है, मेरा रिस्क कैसे चेंज हो रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। At the assertion level, he may conclude that it would be appropriate to revise the ROMM, है ना। हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि मुझे मेरा रिस्क आइडेंटिफिकेशन फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर उसे रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू नॉट कंफर्म इज अनरीजनेबल, दिस में इंडिकेटर फ्रॉड रिस्क फैक्टर। कभी कभी फ्रॉड की तरफ भी ये बात इशारा करती है, तो इतना रिस्क बढ़ जाता है कि फ्रॉड की तरफ तक इशारा हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है। तीसरी बात उन्होंने बोली थी वहां पे कि सब कुछ कर कुरा के लास्ट में कुछ ना हो तो क्या कर लेना? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस आप कैश रिसीट को चेक कर सकते हो सब्सिक्वेंट, या फिर शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन को, या सेल्स नियर द पीरियड एंड। ये सब इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि अगर आप कंफर्मेशन ना ले पाए तो उस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आप क्या और चीजें चेक कर सकते हो। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है
ओके, और अकाउंट्स पेबल का मतलब है ओके। यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, ये सारी बातें पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए ज्यादा देखो, क्योंकि क्या है ना, नेगेटिव कंफर्मेशन में तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा ही कब, जब डिसएग्री है। ज्यादा रिस्पॉन्स की आशा मुझे कहाँ है, पॉजिटिव कंफर्मेशन में। नेगेटिव कंफर्मेशन ना जल्दी से यूज किया भी नहीं जाता है, ओके, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिस्क की जगह तो मैं बिल्कुल यूज नहीं कर सकती। बाय द वे वो किसी कारण से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो मैं तो क्या मान लूंगी, सब कुछ, तो फिर कहाँ यूज करूं मैं नेगेटिव कंफर्मेशन, ये बात यहाँ पर दी गई है, पढ़ो। परसुएसिव, मैं पढ़ती हूँ। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। देखो क्या बोलता है कि ना, मैंने तुम्हें अभी बातें नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बोला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पुख्ता सबूत है, इसके बाद तुम्हें और कुछ करने की नीड नहीं होती उस एरिया के लिए, ओके। लेकिन जब आप पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वो पुख्ता सबूत है, लेकिन जब आप नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजते हो उसमें उतनी गारंटी नहीं रहती जितनी की पॉजिटिव रिक्वेस्ट में रहती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये चारों कंडीशन प्रेजेंट ना हो, अगर ये चारों कंडीशन प्रेजेंट ना हो तो आपको ना नेगेटिव रिक्वेस्ट नहीं भेजनी चाहिए। अभी चार कंडीशंस कौन सी है जिसको पूरा करना जरूरी है। पहला, the auditor has assessed RMM as low and obtained the sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls relevant to the, इसका मतलब मुझे उनके इंटरनल कंट्रोल्स पे, ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुमने परफॉर्म किया होगा ना इंटरनल कंट्रोल के लिए, वो कैसा निकला था, बहुत ही अच्छा निकला था, बहुत ही इफेक्टिव निकला, और जो रिस्क था वो भी कैसा निकला, बहुत ही लो। इस एरिया के लिए फिर तुम नेगेटिव रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। दूसरा, पॉपुलेशन ऑफ आइटम सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस। जो अकाउंट के अंदर होमोजीनियस ट्रांजैक्शन है, छोटा है, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो कि चाहे कंडीशन है चाहे ट्रांजैक्शन है लेकिन वो होमोजीनियस टाइप के हैं पूरी पॉपुलेशन के, वहां पर नेगेटिव भी चल जाएगा। तीसरा, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। अभी आपने पढ़ा एक्सेप्शन, हाँ, तो अगर आपको एक्सेप्शन रेट क्या लग रही है, बहुत ही कम लग रही है, मतलब पता है क्या, इसके अंदर घुमाने जैसी कोई बात है ही नहीं इस अकाउंट में, इस बात में, इस एरिया में, तो आप नेगेटिव रिक्वेस्ट भेज सकते हो। The auditor is not aware of the circumstance that would cause recipients of negative confirmation to disregard such request। इसका मतलब है मेरे सामने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही मुझे जिसको देखकर मुझे ऐसा लगे कि यार ये मेरी रिक्वेस्ट को ना बिना बात रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ऐसी कंडीशन है कि मुझे पता है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर भी तुम नेगेटिव भेज रहे हो। अगर मुझे पता है कि इसके रिस्पॉन्स चांसेस क्या है, कम है, या मेरी रिक्वेस्ट को ये डिसरिगार्ड कर देगा, मतलब ध्यान ही नहीं देगा, फिर भी तुम क्या नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजोगे? क्योंकि नेगेटिव रिक्वेस्ट में तो नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, सब ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर तुम्हें नजर आ रही है तो क्या तुम नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजोगे क्या? इसका मतलब कब भेजूंगी, जब मुझे ऐसी कोई भी कंडीशन नजर नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है कि हाँ यार अगर वो सही में डिसएग्री करेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर अग्री करेगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स का कोई चांस नहीं है, ओके। तो ये चारों कंडीशन अगर प्रेजेंट है ना तो फायदा है नेगेटिव रिक्वेस्ट बनाने का, अदरवाइज नहीं है, पॉजिटिव ही बनाना ठीक है। इवैल्यूएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, लास्ट टॉपिक है आपका कि अब आपने फाइनली जो एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव या जैसा भी, अब आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे। देखो कोई भी प्रोसीजर खाली परफॉर्म करना काम नहीं होता है। इंक्वायरी कर ली, इंस्पेक्शन कर लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पूछ लिया, रिक्वेस्ट भेज दी, अरे तो खाली परफॉर्म कर लिया, बात खत्म। जो अब रिजल्ट आया है, जो एविडेंस मिला है, उसे इवैल्यूएट करोगे तो ही तो डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। इवैल्यूएशन करेंगे, यश पढ़ो। Auditor shall evaluate whether the result of external confirmation procedure provide relevant and reliable audit evidence or whether performing for other FAP is necessary, इसका मतलब क्या इसके बाद भी मुझे कोई और FAP परफॉर्म करना है, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। evaluating the result of individual external confirmation categorize such result as follows. A response by appropriate confirming party indicating agreement with the information provided in the confirmation or
providing requested information. मैं बता दूं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहा है कि जब आप जो रिक्वेस्ट के आंसर्स आपके पास आ गए ना, मैंने 10 रिक्वेस्ट भेजी, 10 के आंसर मेरे पास आ गए, ठीक है। अब उन 10 आंसर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि पहली कैटेगरी किसको बनाओगे, उन रिक्वेस्ट के आंसर्स को जहां पर इंफॉर्मेशन में अग्री हुए हैं सामने वाले, ठीक है, और कोई भी एक्सेप्शन घुमा फिरा के बात भी नहीं करी है, मतलब सब ठीक है। दूसरी कैटेगरी किसको बनाओगे, अ रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल, मुझे लग रहा है कि इसने कुछ तो झूठ बोला है। तीसरी कैटेगरी नॉन रिस्पॉन्स, जहां मेरे पास जवाब ही नहीं आया। और लास्ट जहां पे एक्सेप्शन जवाब आया है, ठीक है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़, मैंने क्या पूछा क्या बोल रहा है पता नहीं, ओके। तो आप 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करके इवैल्यूएट कर सकते हो। एक तो वो कि यार जहां मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो उसने दे दी, दूसरा वो कि अनरिलायबल या फिर मुझे विश्वास नहीं है उस इन्फॉर्मेशन पर, तीसरा नॉन रिस्पॉन्स और चौथा एक्सेप्शन। तुम्हें पता है घुमा फिरा के वही 4 शब्द हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन, ओके। ये आपका ऐसे 500, सुपर इजी, सुपर छोटा सा और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है 505। इसमें इतना टाइम लगता ही नहीं है। इसमें एक बार टॉपिक इन्होंने बढ़ा दिए, फिर से पॉइंटर्स पे एक्सप्लेन किया गया है। ये हर साल पता है क्या कर रहे हैं, ये हर साल पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशंस डाल रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम आईसीआई इज आस्किंग अ पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करो। हर बार नया पॉइंट पूछते हैं, तो इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने धन खाली पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया। पूछो कौन सा पॉइंट पूछोगे, सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यहाँ पे। लेकिन घाटे की सौदा किसके लिए, तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें अब लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा याद करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है खुद का, पढ़ा हुआ होता है तो फिर भी चल जाता है। ऐसे तो कितना भी हमें समझ आ गया हो, लेकिन अब जब हमसे कोई नई चीज पूछ लेता है ना कोई, वहां पे हम अटक जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, पर ठीक है, बेहतर है, अच्छा है, ना पता होने से तो अच्छा ही है। ताकि दिस नहीं करेंगे, तय भेजा है क्या। देखो अगली क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, ऑडिट सैम्पलिंग। मैंने तुम्हें कहा था लास्ट टाइम तक ऑडिट सैम्पलिंग वाज द सिंगल चैप्टर, तो जैसे ही आपका ऑडिट सैम्पलिंग हो जाएगा ना, हमारा एक तरह से एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस बार ज्यादा है ऑडिट सैम्पलिंग, आपके इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड 530 सैम्पलिंग पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। हर्ष 530 सैम्पलिंग भेजेगा तू, है ना। पेज नंबर तो देख लो कौन सा है, आई डोंट नो। आपकी क्लास 16 को या 17 को होगी, ठीक है। 2 दिन क्लास नहीं है मेरी, 14-15। तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊँ, कोई बात है। कितने बच्चे एब्सेंट है आज, ओके। सो 2 दिन मेरी क्लास नहीं है। अपन जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसीलिए मैंने आज 505 लिया था कि छोटा सा नेड है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ताकि मेरे को बीच में कुछ ना छोड़ना पड़े। अब अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो 530 सैम्पलिंग चालू करेंगे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको नोटबुक्स आपके सेकंड टेस्ट से पहले मिल जाएगी, लेकिन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2। मतलब यार कौन सा पढ़ाया मैंने, नंबर बताओ ना चैप्टर का, 2 ही है क्या वो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाला, ठीक है। सॉलिड स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाला चैप्टर आप लोग करके आओगे। टेस्ट के लिए मैं अनाउंसमेंट कभी भी कर दूंगी, ये ध्यान रखना। तुमको 3 दिन तो बीच में दे रही हूँ, मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। 14, 15, 16, ओके। 3 दिन तो क्लास नहीं है, मोस्टली फिर संडे आ जाएगा, ओके। संडे को क्लास होगी अगर तो आई टेक, अगर किसी की भी रहती है तो, क्योंकि मेरी बीच में 3 दिन ऑफ है, पर होती ही नहीं है तो ठीक है, ओके। सो आपको 3-4 दिन बीच में मिल रहे हैं विदाउट ऑडिट क्लासेस। आपका चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। हो सकता है मंडे को आते ही टेस्ट ले लूं, चलो 1 डे का तो मैं बताऊंगी, 1 डे प्रायर आई विल टेल, लेकिन उससे बड़ा नोटिफिकेशन नहीं दूंगी। एक दिन ही बोलूंगी कि कल टेस्ट है, आप लोग प्रिपरेशन कर। पर ये टास्क तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है, क्योंकि मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक मेरी पहले वाली कॉपीज चेक नहीं हो जाती।